हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल लर्न विद मी। दिस इज़ जानवी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 क्लास 7th की वसंत की बुक का, जिसका नाम है हिमालय की बेटियां। ठीक है, ये हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे और कई लोगों को लगता है, उनके मन में थोड़ा डाउट रहता है कि चैप्टर को इतना डिटेल में, जैसे क्योंकि मैं लाइन टू लाइन अपने चैनल पर पढ़ाती हूँ हर एक चैप्टर, तो उसके पीछे मेरा मोटिव क्या होता है कि जब भी आप क्वेश्चन आंसर्स, आप 7th क्लास में अगर आप क्वेश्चन आंसर्स याद करोगे और अगर आपको चैप्टर का अच्छे से नॉलेज होगा ना, तो आपको ईजी रहेगा क्वेश्चन आंसर्स को याद करने में। ठीक है, मैं यहाँ पे एक एक वर्ड हिंदी का अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ सो दैट आपकी हिंदी लैंग्वेज जो है हमारी, उसका एक लेवल भी अच्छा हो। ठीक है, तो हम जो है अब ज़्यादा बात ना करते हुए चैप्टर 2 हिमालय की बेटियाँ शुरू करेंगे। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इस चैप्टर का आपको एक क्रक्स बताती हूँ कि इसमें ना प्रकृति का वर्णन किया हुआ है। ठीक है, प्रकृति का वर्णन तो किया हुआ है और साथ साथ जैसे हिमालय की बेटियां चैप्टर का नाम है, तो यहाँ पे हिमालय आपको पता है सभी को एक पर्वत है। ठीक है, तो हिमालय पर्वत को एज अ पिता के रूप में लिया है इन्होंने। इस कहानी को कल्पनात्मक रूप से लिखा गया है, कल्पना करके, थोड़ा सा इमेजिन करके कवि ने लिखा है, जिसमें उन्होंने हिमालय को पिता बताया है। और उनकी बेटियां, अब हिमालय से देखो क्या बहती है, नदियां बहती हैं, तो जो नदियां हैं, ठीक है, वो हिमालय की बेटियां हैं। तो इस तरीके से इस कहानी को बताया गया इस चैप्टर को, और इसके थ्रू हमारे आगे प्रकृति का एक सुंदर सा दृश्य बताया जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। हिमालय यहाँ पे पिता है और उनकी बेटियां हैं नदियाँ। ठीक है, और यहाँ पे समुद्र का भी रोल है। तो अभी हम लाइन टू लाइन इसको पढ़ेंगे एंड आपको आएगा। देखो, तो कवि कहते हैं, अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। किसकी बात हो रही है, मैं अभी वो सस्पेंस नहीं खोलूंगी। ठीक है, अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। तो यानी कि कोई फीमेल है, संभ्रांत महिला की भांति ही प्रतीत होती थी। अब यहाँ पे जो हिमालय है वो तो पिता है और नदियाँ है बेटी। तो यहाँ पे जो बात हो रही है ना इस लाइन में, वो हो रही है नदियों के बारे में। ठीक है, इनके बारे में, नदियों के बारे में ये बात हो रही है। अब दोबारा से सुनो, कवि कह रहे हैं कि अभी तक मैंने नदियों को, यानी कि उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर और शांत और अपने आप में ही खोई हुई वो नदियां लगती थी। किसी संभ्रांत महिला की बात ही वह प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। देखो, नदियों को लेकर के श्रद्धा का भाव कवि के मन में आ रहा है, क्योंकि आपको पता है हमारे इंडिया में, भारत में नदियों की पूजा की जाती है। गंगा नदी हो चाहे यमुना नदी हो, सभी को माँ के समान माना जाता है। तो यहाँ कवि भी यही कह रहे हैं कि उन नदियों को देख करके मेरे मन में जो है आदर और श्रद्धा के भाव थे, मतलब इमोशंस थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह ही, जैसे हम मौसी, मामी, मम्मी, इन सब की गोद में बैठ जाते हैं, इसी तरह मैं उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता था। अब इस लाइन से आपको क्लियर हो जाएगा, धारा में डुबकी लगाने की बात हो रही है, यानी कि नदियों की धारा में डुबकियां लगाने की बात हो रही है। तो यहाँ पे कवि अपना अनुभव बता रहे हैं नदी को लेकर के। ठीक है, देन अब क्या होगा, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा, तो कवि कह रहे जब मैं हिमालय पर्वत के कंधे पे चढ़ा, यानी कि हिमालय पर्वत पर चढ़ रहा था, तो वह कुछ और रूप में सामने थी। तो वो कुछ किसी और रूप में सामने थी। नदियां कैसे रूप में थी भाई, वो कह रहे मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर कितनी कैसे विशाल हो जाती हैं। यानी कि ये जो सारी नदियों के नाम लिए गए हैं, तो ये बताया गया, जैसे सतलुज नदी है, गंगा नदी है, गोदावरी है, यमुना है। तो ये सारी नदियां जो है अभी पहाड़ से जब निकल रही हैं तो इतनी दुबली पतली हैं। ठीक है, लेकिन जब ये समतल मैदानों में किसी ऐसे मैदान में पहुंच जाती हैं, तो ये विशाल कैसे हो जाती है, इतनी बड़ी कैसे हो जाती है। विशाल मतलब बड़ी। ठीक है, तो आपको पता ही है ये बात तो कि जब पहाड़ों के बीच में से नदियां बहती है, ठीक है, तो वो उनकी धार जो है कैसी होती है, पतली पतली। ठीक है, लेकिन वो स्पीड में चल रही होती है। अभी ये भी बताया जाएगा कि जब पहाड़ों के बीच में से नदियां बह रही होती हैं तो उनकी रफ्तार बहुत तेज होती है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वो एक विशाल समतल मैदान में आ जाती हैं, एक मैदान है आंगन टाइप, मतलब एक मैदान है उसमें जाती हैं, जब वो यहाँ समुद्र में मिलती है तो पानी में थोड़ा ठहराव हो जाता है ना समतल जमीन पे आकर के। तो वो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है नदियों के बारे में। ठीक है जी, ठीक है जी, फिर आगे देखो। अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि यही जो नदियां होती हैं समतल मैदानों में उतरकर विशाल हो जाती हैं, बड़ी सी हो जाती है और शांत हो जाती है। इनका उछलना और कूदना, ठीक है, आगे पढ़े, और ये इमेज दे रखी है आप देख रहे हो। ठीक है, इनका उछलना कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, उनकी ये भाव भंगी, इनका ये उल्लास कहाँ गायब हो जाता है, मैदान में जाकर। यानी कि जो नदियाँ जब पहाड़ों के बीच में से उछलती कूदती आ रही है, यहाँ पे देखो नदियों को क्योंकि बेटियों के समान माना गया है, हिमालय पर्वत को उनका पिता माना गया है, तो यहाँ पे ये उस तरीके से ना इंसानों की तरह ही इनको ट्रीट करके अपनी कल्पना के रूप में बताएंगे। लेकिन बताइए नदियों और हिमालय के बारे में ही रहे हैं। ठीक है, तो ये वही बता रही है कि जब पहाड़ के बीच में से नदियाँ आ रही होती हैं तो वो कैसे
से हंसते हुए आती है। अब जैसे नदी तो हंस नहीं रही है, ऑब्वियसली ये एक कल्पना है, लेकिन वो बताया जा रहा है कि जैसे वो जब पहाड़ों के बीच में से आती है तो वो जैसे आपने पढ़ाई है कि कितने तेज स्पीड में पानी बह रहा होता है और एक पतली सी धार की तरह, है ना। तो पेड़ों को भी पेड़ कह रही हूँ सॉरी, पहाड़ों को भी कट करती हुई जाती हैं, ठीक है, जिससे कि पहाड़ों के कुछ कंकड़ पत्थर भी उसके साथ साथ नदियों के साथ नीचे आते हैं। फिर ये सब डेल्टा वगैरह बताइए, ये तो आपने पढ़ा होगा इफ SST की बात करूँ मैं, ठीक है। अदरवाइज मैं इस चैनल पे SST मतलब हिस्ट्री, सोशल साइंस, ठीक है, SPL, ज्योग्राफी और मैथ्स, ये सब क्लास 7 का पूरा कंटेंट डालूंगी, वो भी लाइन टू लाइन एंड बहुत अच्छे से इजीली एक्सप्लेनेशन में। तो आप बस इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब अगर आप 7th क्लास में हो तो, ठीक है। चलो अब हम आते हैं, तो वो कह रहे हैं मैदान में जाकर के नदियाँ इतनी शांत कैसे हो जाती है, क्योंकि आपको पता ही है जब कोई नदी ऐसे मैदान में जाती है तो उसमें पानी में ठहराव हो जाता है, तो वो कह रहे हैं नदियाँ थोड़ी शांत हो जाती है। कह रहे हैं किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटकता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर होता है। कि जैसे हम किसी कन्या को, किसी लड़की को देखते हैं तो हमारे मन में एक अच्छे भाव आते हैं, है ना, एक कि बहुत प्यारी है और इस तरीके से। ऐसे ही वो कह रहे हैं कि इतना तो मैं किसी कन्या को देखकर भी मेरे मन में इतना कौतूहल या विस्मय आश्चर्य नहीं होता होगा जितना मैं इन बेटियों, यानी कि ये जो नदियां हैं, इनको बेटियां बोला है ना, तो नदियों की बाल लीला जो ये बचपन में अपनी लीलाएं दिखा रही हैं उनको देख करके आता है। कैसी लीलाएं कि हाँ भाई जब ये पहाड़ों में से आ रही है तो उछलती कूदती हुई आ रही है, और जैसे समतल मैदानों में जाती है इतनी शांत हो जाती हैं। आई होप यू गॉट दिस राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ ये भागी जा रही हैं, वह कौन लक्ष्य है जिन्हें ये इतनी बेचैनी से इन्हें रखा है, मतलब ऐसा कौन सा लक्ष्य है। ये नदियाँ पहाड़ों के बीच में से होती हुई जा रही है, तो ये कहाँ जा रही है, ऐसा कौन सा लक्ष्य है, किस चीज़ को ये पा रही है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त है तो वह कौन है जो इनकी प्यास को मिटा सकेगा। देखो यहाँ पे ना पहाड़ को और नदियों को, ठीक है, कल्पना रूप में इंसान मान करके इन्होंने ये बात कही है। कवि ने क्या कही है कि जैसे कि पहाड़ पे से नदियाँ बहती हुई हैं और बह के कहाँ जाती है, समुद्र में जाकर के मिल जाती है, मैदानों में समुद्र में जाकर के मिल जाती है, यही होता है ना। तो अब ये वही इसी लाइन को इन्होंने कल्पना के रूप में कहा है कि ये जो नदियाँ हैं, ये जो बेटियाँ हैं, इनके पिता मतलब कौन, हिमालय, हिमालय से तो बहती बह रही है। तो कह रहे हैं इनका महान पिता का विराट प्रेम, इतना ज़्यादा इनके पिता इनसे प्रेम करते हैं, तो तब भी इनका जो हृदय है वो अतृप्त है। अतृप्त का मतलब समझते हो, प्यासा, मतलब कोई थर्स्ट, ठीक है। तो ऐसे इनका विराट प्रेम इनको अपने हिमालय पिता से मिल रहा है, उसके बावजूद भी इनका हृदय अतृप्त है, प्यासा है। तो वह कौन है जो इनकी प्यास को मिटा सकेगा, क्योंकि वो कह रहे हैं नदियाँ कहीं जा रही हैं। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधिकताएं, सरसब्ज उपत्यकाएं। तो देखो इन वर्ड के मतलब आप समझो। बर्फ जली यानी कि बर्फ से लदी हुई जो पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ों पे बर्फ भी जमती है, वही बर्फ पिघल के क्या बनती है, पानी या नदी में मिल जाती है, पानी का रूप ले लेती है, राइट। छोटे छोटे पौधे हैं, घाटियाँ हैं, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ऐसा है इनका नीला निकेतन, यानी कि ऐसा है इनका वो एटमॉस्फेयर, वो वातावरण जहाँ पे ये रहती है, हिमालय अपने पिता के पास। खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, ये सब जंगल है ना, इन सब चीज़ों के जंगल है, यानी कि देवदार के पेड़ होते हैं, चीड़ है, पेड़ है, ये सब पेड़ों के नाम है। तो इनके जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें कुछ बीती बातें यादें करने का मौका मिल जाता होगा। यानी कि ये पहाड़ों से नदियाँ होती हुई अपने पिता के पास से होती हुई ये सीधा जंगलों की तरफ से होती हुई जाती हैं, और जाएंगी कहाँ, सीधा समुद्र में मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे वही बताया गया है। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा, कितना उनके बारे में सोचता होगा या बताता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में आपको विराट मौन के सिवाय और कुछ क्या ही रखा है। यानी कि बड़ी बड़ी चोटियाँ, पर्वत चोटियों की बात हो रही है, उनसे जाकर के पूछिए, यदि आप इन नदियों के बारे में पूछेंगे तो आपको उत्तर आंसर क्या मिलेगा, एक विराट मौन, एक सन्नाटा और शांति, ठीक है। अब ये नदियों के बारे में बताएंगे। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, आपको पता है ये दो ऐसे नाम है जो बड़ी नदियां हैं जिसमें जाके सारी छोटी छोटी नदियां मिलती हैं, ठीक है। तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र ऐसे दो नाम है जिनके सुनते ही हमारे दिमाग में और छोटी छोटी नदियों के नाम भी आते हैं, रावी, सतलुज, व्यास। ऑलरेडी देखो ये जो झेलम है नदी है, रावी है, सतलुज नदी, ये बड़ी है अपने हिसाब से, लेकिन अगर सिंधु और ब्रह्मपुत्र को देखा जाए तो उनमें ये जाके मिलती है, ठीक है। कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी, ये सारी नदियों के नाम है। तो हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां, तो इन सभी नदियों को क्या बोला है, हिमालय पिता है और ये सारी छोटी छोटी नदियां, बड़ी नदियां, ये सब उनकी बेटियां हैं। तो ये कह रही है जो सारी नदियां हैं, ये जो सभी हिमालय की छोटी सभी बेटियां हैं, छोटी बड़ी, आंखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है, बल्कि दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक बूंद ना जाने इकट्ठा हो होकर इन महानदों का रूप दे देती है। देखो इन्होंने क्या बोला, सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो महानदियां हैं, महानदी मतलब जिसमें सारी बाकी की छोटी छोटी नदियां आकर के मिल जाती हैं। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि दयालु हिमालय, जो ये सारी जो दो बड़ी सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये जो दो बड़ी नदियां हैं ना, ये जो दो बड़ी महानदियां हैं, ये और कुछ नहीं है बल्कि ये दयालु हिमालय, यानी कि जो इनका पिता हिमालय है उसके पिघले हुए दिल। अब पिघले हुए दिल किसको बोला है, इन्होंने बर्फ को बोला है कि जैसे हिमालय पर्वत में बर्फ जमती है, फिर वो बर्फ नदी पानी का रूप बनती है। देखो मैं आपको ना इमेजिनेशन
यानी कि जो कल्पना इसमें करी गई है चैप्टर में, और उसके साथ साथ जो इसके पीछे का लॉजिक है वो आपको दोनों दोनों चीज़ें मैं समझाती हुई चल रही हूँ कि ये जो इन्होंने नाइल लिखी है कि पिघला हुआ दिल, तो पिघला हुआ दिल क्या क्या हिमालय में सच में दिल है? नहीं, ऑब्वियसली वो एक पर्वत है, ठीक है, लेकिन जब उसको एज अ पिता माना है तो उस पर क्योंकि बर्फ जमती है और वो बर्फ नदी का रूप लेती है, तो सिमिलरली यहाँ पे इन्होंने बोला है कि हिमालय के पिघले हुए दिल से एक एक बूंद ना जाने इकट्ठी होती है और ये महानदी के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती है। अब ये नदियाँ कहाँ जा रही हैं? हिमालय से निकल के, हिमालय में बर्फ पिघली और ये नदियाँ और ये बेटियाँ हिमालय पिता है, और वहां से निकलते हुए ये महानदियाँ सीधा समुद्र की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ये कंपैरिजन पता है क्या आएगा? जैसे एक जो बेटी है वो अपने ससुराल जाती है, तो ये वही चीज़ यहाँ पे समुद्र जो है, ठीक है, यहाँ पे जो समुद्र है, अच्छा एक चीज़ मैं आपको ये अलग से लिख के बता देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए पूरा क्या चल रहा है स्टोरी। देखो यहाँ पे है 3 नाम, ठीक है, एक है हिमालय जो कि मैं आपको अभी 3-4 बार बता चुकी हूँ, तो आपको पता ही चल गया होगा, और बाकी है नदियाँ और एक है समुद्र। एक तरीके से इन तीनों के विषय में लेकर बात हुई है। तो जो हिमालय है वो तो पिता है, और उस पिता के पास से जो बहती हुई आती है नदियाँ वो और कोई नहीं है, वो है बेटियाँ। ठीक है, एक सेकेंड रुको, ठीक है, आपको आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो ये जो नदियाँ हैं ये है हिमालय की छोटी बड़ी बेटियाँ, और जो समुद्र है यानी कि ये जो नदियाँ हैं हिमालय के पास से सीधा समुद्र की ओर जाती हैं, और जैसे एक बेटी भी अपने पिता के यहाँ से कहाँ जाती है? अपने ससुराल जाती है, अपने हस्बैंड के पास जाती है, तो ये है दामाद। ठीक है, तो इस कहानी में इसको इस तरीके से, इस दृश्य को, प्रकृति को बेसिकली एक कल्पनात्मक और सुंदर रूप दिखाया गया है। तो यहाँ पे समुद्र है दामाद, और ये मैं अपने पास से नहीं बता रही हूँ, ये एक्चुअली चैप्टर में है, अभी आप धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। आगे बढ़े, देखो कहाँ थे हम। तो वो कह रहे हैं कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र। ठीक है, अब ये जो समुद्र है कितना सौभाग्यशाली है जिससे पर्वतराज, पर्वत राजा, पर्वतों का राजा हिमालय, पर्वतराज हिमालय की इन 2 बेटियों यानी कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र, जो बड़ी बड़ी महानदियां जिनमें बाकी सब नदियां मिलती हुई आ रही हैं, इन 2 बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिलता है। तो यहाँ पे समुद्र को बहुत सौभाग्यशाली कहा गया है कि जो हिमालय पर्वत है उनकी ये जो बेटियां हैं, ये जो 2 बड़ी सिंधु और ब्रह्मपुत्र बड़ी नदियां, क्योंकि ये मिलेंगी समुद्र में जाकर के, तो एक तरीके से बोला जा रहा है बेटियों का हाथ पकड़ना इस समुद्र पकड़ना है। ठीक है, हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है समुद्र को, सौभाग्य मिला है। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, अब जो लोग हैं जिन्होंने मैदानों में इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में तो शायद ही ये बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में ये बच्चियां कैसे खेला करती थी, क्योंकि जब ये हिमालय के पास से नदियां बहती हैं तो बहुत ही उत्साह के साथ, यानी कि बहुत तेज बहाव होता है। ठीक है, जब ये वैसे निकलती हैं तो कैसा होता है? तेज बहाव होता है, तो उस तेज बहाव को इनका हंसना खेलना कहा गया है। तो वही बोला है कि जिन लोगों ने डायरेक्टली मैदानों में नदियों को देखा है, तो मैदानों में तो आगे पानी जो है ठहर जाता है ना, तो उनको नहीं पता होगा कि ये बूढ़े हिमालय जब ये अपने पिता के पास थी तो उनकी गोद में बच्चियां किस तरीके से खेला करती थी। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हो क्या इस चैप्टर में कल्पना रूप में बताया गया है। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ही ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ कि वह, ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि जो पहाड़ी इलाकों में लोग रहते हैं वो तो इन नदियों को बहते हुए देखते ही हैं, तो उनको इनका जो ये रूप है, एक उत्साह है, ये 2 माँ बाप की गोद में जैसे बच्चे खुश रहते हैं और बहुत उत्साह के साथ रहते हैं, सिमिलरली इन ये सारा ये जो रूप है इन बालिकाओं का, या बालिका किसको बोला जा रहा है? इन नदियों का ये जो रूप है वो आकर्षक किसी और के लिए हो ना हो, लेकिन मुझे तो ये बहुत लुभावना यानी कि आकर्षक, अट्रैक्टिव प्रतीत हुआ। किनको? कवि को, कि हिमालय को ससुर और कि हिमालय ससुर है और समुद्र को उसका दामाद कहने में कोई मुझे झिझक ही नहीं हो रही। ये कह रहे हैं कि नदियाँ जो हिमालय की तरफ से बहती हैं, तो मुझे ये देख करके जब मैं हिमालय पर्वत पे चढ़ा, मतलब जैसे इन्होंने ये ट्रैवल करने गए होंगे, तो वहाँ पे इन नदियों को देख करके मुझे हिमालय को ससुर कहने में, समुद्र को दामाद कहने में और नदियों को बेटियां कहने में कोई बिल्कुल भी झिझक नहीं हुई, इनको ऐसे एक कल्पना रूप में इस तरीके से इनको बताने में, क्योंकि उनको इतना वो दृश्य जो है इतना लुभावना और अट्रैक्टिव प्रतीत हुआ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अब हमारा ये एक ही पेज बचा है, उसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा डन। ठीक है, अभी 14 मिनट्स की वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है। मैं वही बोल रही हूँ कि अगर आपको वीडियो समझ आ रही है तो आप अभी के अभी चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर लीजिए लाइक, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको और फिर ये चैनल कहीं ना कहीं खो जाएगा और फिर आपको मिलेगा नहीं। तो आई वुड कंसिडर कि आप सब्सक्राइब कर लो, और मैं इस तरीके से और कॉन्टेंट डालती रहूँगी। अगर मुझे जैसा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं फॉर एनी इन्फॉर्मेशन इफ़ यू वॉन्ट टू गिव मी। ठीक है जी, तो अच्छा, इसके अलावा मैं एक और चीज़ कह रही थी आप लोगों से कि वीडियो की लेंथ कितनी भी हो जाए, आपको चैप्टर अगर अच्छे से आ रहा है तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा कि अच्छी लगी आपको वीडियो, आप और देखना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, चलो कालिदास के अब आगे आते हैं। अभी हमने पढ़ लिया कि हाँ भाई
इनको लुभावना प्रतीत हुआ ये दृश्य कवि को। ठीक, आगे कालिदास, आपको बताइए कालिदास के विरह यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था। कालिदास का एक बहुत मतलब जैसे उपन्यास वगैरह होते हैं तो उसमें से एक में मेघदूत ने कहा था, वेत्रवती यानी कि बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रियसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होती होगी। तो मेघदूत से ये चीज़ कही थी, मतलब इनका एक उपन्यास होगा उसमें ये चीज़ बोली गई थी। ठीक है, तो ये बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई। वो कह रहे हैं कि कालिदास में के विरही यक्ष के उसमें उन्होंने जैसे मेघदूत से कहा था ना नदी के बारे में कि नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, ये तुम्हारी प्रियसी है, ठीक है, ये तुम्हें पाकर अवश्य प्रसन्न होगी। तो इसी तरीके से ये कह रहे हैं इन चंचल नदियों को देखकर भी भाई मुझे अचानक से ये बात याद आ गई और मैंने सोचा कि शायद उन महाकवियों को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था कि तभी उन्होंने नदियों के बारे में इस तरीके से बोला है। ठीक है, कालिदास के उपन्यास में। आगे देन दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा कि एक जगह पहाड़ी घाटियों में वो इससे उमंग के साथ आ रही है और समतल मैदानों में आकर के थोड़ी शांत हो जाती है, लेकिन हाँ तब भी वो अपना भाव कायम रखती है। ठीक है, नदियाँ। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। आपको पता है नदियों को हमारे देश में पूजा जाता है, गंगा नदी की पूजा की जाती है, तो नदियों को लोक माता काका कालेलकर जी ने कहा है। अच्छा, अब ये देखो, अब आप कहोगे कि मैम चैप्टर पढ़ना लाइन टू लाइन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये एक एक मार्क्स से क्वेश्चन यहाँ से उठते हैं। आ जाएगा काका कालेलकर ने नदियों को क्या बोला है, फिर आपको ऑप्शन दे देंगे, फिर अगर आपने जिन्होंने लाइन टू लाइन पढ़ा होगा वो तो जिन्होंने मेरी वीडियो देखी होगी वो लगा देंगे सही आंसर, जिन्होंने लाइन टू लाइन नहीं पढ़ा होगा वो लगा के आएंगे गलत, है ना। तो मैं यही बोल रही हूँ कि चैप्टर लाइन टू लाइन पढ़ना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर आपका ना आधा काम 50% आपकी मेहनत वही हो जाती है, डन। फिर 50% जो बचती है वो थोड़ी बहुत क्वेश्चन आंसर लर्न कर लो भाई, है ना, और लिख के आ जाओ पेपर में। ठीक है जी, चलिए पढ़े आगे। और मैं थोड़ा सा फन वे में पढ़ाती हूँ कि जो मेरी वीडियो पे आए उसको बिल्कुल बोरियत ना हो, क्योंकि हिंदी को लाइन टू लाइन जब पढ़ने की बात आती है तो आई नो थोड़ा सा, ठीक है ना, बट क्योंकि हम अच्छे से इंटरेक्ट आप मुझे देख नहीं सकते हो लेकिन मेरी वॉइस सुन सकते हो, तो आई होप आप उससे कनेक्ट कर पाते हो एंड कमेंट में आप मुझे अपनी फीडबैक बता सकते हैं। ठीक है, आगे मैं क्या बोल रही थी, हम यहाँ पे थे कि काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। ठीक है जी, किंतु माता बनने से पहले यदि हम उन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। मतलब नदियों को लोकमाता कहा है काका कालेलकर ने, मतलब माता का बोला है, लेकिन बेटियों के रूप में भी इनको देख लें तो क्या गलत है। अब देखो अल्टीमेटली एक जो लड़की है वो पहले बेटी ही होती है किसी की, ठीक है, फिर उसके बाद पत्नी बनती है, फिर उसके बाद माता का रूप लेती है। तो ये एक वुमेन्स का, एक फीमेल्स का कितना अच्छा, इसलिए उनको क्यों नारी शक्ति बोला जाता है, क्योंकि वो हर रूप लेती है। इस सिमिलरली जैसे एक लड़का है पहले वो बेटा बनता है, फिर वो पिता बनता है, मतलब पति बनता है, फिर पिता बनता है। तो ऐसे ही हर एक जो इंसान है उसकी अपनी अपनी ये रिलेशनशिप्स होते हैं। ठीक है, देन अब क्या बोला जा रहा है कि अगर हम इन नदियों को, लोक माता तो है ही, बट इनको बेटियों के रूप में भी देख ले तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हें अगर हम प्रियसी की भावना से करें तो भी कैसा रहेगा, क्योंकि एक बेटी कल को पत्नी भी बनती है तो इनको प्रियसी भी बोल सकते हैं। ममता का एक और भी धागा है जिससे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं, वो है बहन का। तो नदियों को बहन के रूप में भी, क्योंकि एक लड़की बेटी भी होती है, बहन भी होती है ना, प्रियसी भी होती है किसी की, फिर माता भी होती है। सिमिलरली नदियों को इस तरीके से इन्होंने, कवि हमारे कह रहे हैं नदियों को हम अलग अलग रूप में देख सकते हैं, लोक माता के रूप में भी, बेटियों के रूप में भी, प्रियसी की भावना से भी, और इनफैक्ट बहन का स्थान भी कितने कवियों ने इन नदियों को अपनी कविताओं में दिया है। जब वो नदियों के बारे में बताते हैं तो किसी किसी ने उन्हें नदियों को बहन का रूप भी दिया है अपनी कविताओं में। एक दिन मेरी भी भावना हुई थी, तो फिर ये बोल रहे हैं थोलिंग, मतलब तिब्बत की बात है, ये बता रहे हैं मन उछट गया था। इनकी भी एक ऐसी इमोशन, भावना होती है, इमोशन मन में जो आता है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं मन उछट गया, तबीयत इनकी ढीली थी कवि की। तो सतलज एक नदी है, आपको पता है, सतलुज नदी के किनारे जाकर ये बैठ गए थे। कौन, कवि। तो वो कह रहे हैं मैं सतलुज नदी के किनारे जाकर बैठ गया था, दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। अब आपको पता ही होगा अगर आप लोग गए हो कभी कभी नदियों के पास या किसी घाट में, तो पानी में पैर लटका करके बैठना इज अल्टीमेट, ठीक है, मजा आता है। तो पैर लटका के ये पानी में बैठ गए थे। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। फिर क्या होता है, उस प्रगतिशील यानी कि नदी को बोला गया, उस नदी ने, उस सतलुज नदी के जल ने, पानी ने, एक वो जो प्रगतिशील यानी कि प्रोग्रेसिव आगे की तरफ बढ़ता हुआ पानी था, उसने असर डाला। और मेरा जो तबीयत ढीली थी ना उनकी, तब वो बैठे थे, तन और मन उनके दोनों ताजा हो गए उस नदी के जल में, पानी में पैर डाल के बैठने पर। और वो लगे गुनगुनाने। क्या उन्होंने एक छोटी सी ये 4 लाइनें गुनगुनाई, 4 नहीं वैसे तो ये 8 है ना, 8 ही क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। वो कहते हैं जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। ये जस्ट एक, इसमें से वैसे क्वेश्चन नहीं आएगा जनरली, बस मैं आपको पढ़ा देती हूँ जो इसमें लिखा है। तो वो कहते हैं सतलुज नदी को, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन
हटा खुमारी, ठीक है, इनको बहन बोला है सतलुज नदी को। हुआ मुदित मन, मुदित मन मतलब अच्छा खुशहाल मन हो गया। जाऊँ मैं तुम पल बलिहारी, तुम बेटी है बाप हिमालय की, तुम नदी बेटी हो क्योंकि हिमालय से ही नदियाँ बह के आ रही हैं, और बाप हिमालय चिंतित पर चुपचाप हिमालय, मतलब हिमालय एज अ पिता चिंता भी कर रहा है लेकिन फिर भी चुपचाप है। प्रकृति नदी के चित्रित तट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। पेपर में कवि और कविता का नाम दोनों पूछ लेते हैं, तो आपको जब भी कोई चैप्टर पढ़ो तो आपको इसके नाम पता होनी चाहिए। वैसे ये कविता नहीं थी, ये तो चैप्टर था, ठीक है, पाठ था, ठीक है। इसी तरह से हमारा हो गया है चैप्टर कंप्लीट। और अगर आप चाहते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स, तो मैं इन क्वेश्चन आंसर्स को भी अपलोड कर दूंगी, खाली आप मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक इट। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मैथ्स और एसएसटी के कंटेंट के साथ भी। आज का चैप्टर आपको कैसा लगा आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।